नमस्कार। बैंकिंग पराशर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ आपके ज्ञान को अपडेट कराए जाते हैं। एक बार फिर मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का विषय है चेक, जो हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। आज मैं आपको चेक से संबंधित सारी बातों को क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। आपने ट्रंकेटेड चेक के बारे में सुना होगा। ये क्या होता है? किस चेक को हम ट्रंकेटेड चेक कहते हैं? वो चेक जो स्कैन करके हम भेजते हैं, या वो चेक जो हमारे पास रह जाता है? यदि चेक डेटेड 12/5/2020 है और यह चेक 12/8/2020 को प्रेजेंट हुआ है, तो इसे पे करेंगे या वापस करेंगे? यदि चेक का अमाउंट 125 रुपये 50 पैसे का है, तो इसमें राउंड ऑफ हम 125 रुपये पे करेंगे या 126 रुपये पे? यदि चेक के पीछे पेई ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया, तो क्या हमें पेमेंट नहीं देना है या कोई और मेथड लेके हम उसको पेमेंट देंगे? यदि क्रॉस्ड चेक को कैंसिल कर फिर प्रेजेंट किया गया है, तो क्या हम कैश पेमेंट कर सकते हैं? यदि चेक बाउंस हो गया है, तो उसमें कैसे केस फाइल किया जा सकता है? केस फाइलिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है? यदि टेक्निकल रीजन से क्लियरिंग हाउस में हमने चेक प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो आगे हम क्या एक्शन लेंगे? साथ ही साथ दोस्तों, यदि राजस्थान में तमिल में लिखा हुआ चेक प्रेजेंट हो गया, किसी स्टाफ को तमिल नहीं आता, उसे पे करेंगे या तमिलनाडु के किसी ब्रांच से कांटेक्ट करेंगे? साथ ही साथ अभी हाल में आरबीआई ने 50,000 से ऊपर के चेक के लिए पॉजिटिव पे लाने के लिए अनाउंस किया है। हालांकि उसकी अभी ऑपरेशनल गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन आपको मालूम है कि कोई ऐसा बैंक भी भारत में है जो ये पॉजिटिव पे 2016 से लागू किया हुआ है अपने बैंकों में, विदाउट एनी अमाउंट। कोई अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आरबीआई ने तो 50,000 का अमाउंट रखा है रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो चेक से संबंधित है, और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इसे अंत तक देखिए और इसको अच्छी तरह समझिए। चलिए हम ये देखते हैं कि इसके अलावा और क्या डिस्कस करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले बेसिक्स क्या होंगे चेक के, क्रॉसिंग क्या होगा चेक का, कैसे हम क्रॉसिंग करेंगे, क्या क्रॉसिंग में प्रिकॉशंस लेने हैं, पेमेंट के अंदर क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, कलेक्शन ऑफ चेक में हमें क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, यदि डिसऑनर हो गया चेक तो हमें क्या करना है, और एक्चुअली पॉजिटिव पे होता क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले चेक क्या होता है? चेक में 3 पार्टी होती है जिसको कि हमें समझना सबसे ज़रूरी है। एक होता है ड्रॉई, दूसरा होता है ड्रॉअर, और तीसरा होता है पेई। तो दोस्तों, बैंक जो होता है वो हमेशा ड्रॉई होता है, और जो आदमी जो अकाउंट होल्डर है वो ड्रॉअर कहलाता है, और जिसके नाम से चेक दिया गया है वो पेई होता है। तो आप इसको समझिए। देखिए, जहाँ पे पेई नेम लिखा हुआ है वो पेई है, जहाँ सिग्नेचर लिखा हुआ है वो ड्रॉअर है, और ये भारतीय स्टेट बैंक का है, मतलब भारतीय स्टेट बैंक ड्रॉई है। ड्रॉई हमेशा बैंक ही होगा, ड्रॉई का और कोई नहीं हो सकता। ये आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है कि ड्रॉई सिर्फ और सिर्फ बैंक ही हो सकता है। आप इस चेक में देख सकते हैं कि चेक नंबर कहाँ है, MICR कोड है क्या है, ट्रांजैक्शन कोड क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको तमाम वीडियो अवेलेबल है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम चलते हैं एक्चुअली चेक के बारे में आगे होता क्या है। सबसे पहले चेक कितने तरह के होते हैं? पहला है पेपर चेक, जो आपके पास होता है, मतलब जो पेपर फॉर्मेट में चेक अवेलेबल है वो पेपर चेक कहलाता है। अब दूसरा है ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक क्या है? जब क्लियरिंग हाउस या ब्रांच के द्वारा किसी चेक को स्कैन किया जाता है, तो फिजिकल फॉर्म ऑफ चेक ब्रांच में ही रह जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक इमेज उसकी सिर्फ पेइंग ब्रांच में ट्रांसफ़र की जाती है। जो चेक ब्रांच में रह जाता है वह चेक ट्रंकेटेड चेक हो जाता है। जैसे कि यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई चेक है और वो यूको बैंक में पे के लिए गया हुआ है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक को
यदि प्रेजेंट किया गया है यूको बैंक में, तो यूको बैंक वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक को अपने पास रखेगा और वो चेक का इमेज भेजेगा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। जो चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूको बैंक में रह गया, वो चेक आगे कहीं फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इमेज जा चुकी है, वो ट्रंकेटेड हो गई। मतलब उसका फिजिकल प्रेजेंस अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो चेक अब ट्रंकेटेड चेक हो गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद आप ट्रंकेटेड चेक को समझ गए होंगे। जो हमारा तीसरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक वह चेक है जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। ये कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा जनरेट किए जाते हैं और डिजिटल सिग्नेचर से ही सिक्योर किए जाते हैं। इसमें दो की होते हैं, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। प्राइवेट की जो है वो साइनिंग के लिए होता है, जबकि पब्लिक की जो होता है वो सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए होते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं कि बेसिक्स ऑफ चेक एक्चुअली है क्या, मतलब क्या है। फॉर्मेट क्या कहीं डिफाइन है? जी नहीं, चेक का फॉर्मेट कहीं भी डिफाइन नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। लेकिन 2010 के बाद जब सीटीएस आया, तो सीटीएस के आने के बाद आरबीआई ने 31/12/2012 को चेक के स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन को परिभाषित कर दिया है। अब चेक उसी फॉर्मेट में ही होंगे, इसलिए पहले तो नहीं था, बैंक अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करते थे, लेकिन 31/12/2012 के बाद फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं और चेक का फॉर्मेट प्रेजेंट में प्रिस्क्राइब्ड है। अब आप देखिए दोस्तों, हम लोग सुनते हैं लीगल मनी, लीगल अमाउंट और कर्टेसी अमाउंट। लीगल अमाउंट हम कहते हैं जो वर्ड में लिखे होते हैं, और कर्टेसी अमाउंट हम कहते हैं जो फिगर में लिखे होते हैं। ये सबको पता है, बट ये आपको जानना जरूरी है कि ये दोनों वर्ड जो आए हैं वो सीटीएस 2010 के बाद ही आए हैं, इसके पहले वो नहीं था। अमाउंट ऑफ चेक, अमाउंट ऑफ चेक का मतलब ये है कि यदि सिर्फ फिगर में लिखा है आपके चेक में अमाउंट, या वर्ड में लिखा है, तो चेक को रिटर्न करना है, पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि आपने कस्टमर को रिटर्न किया और वो खुद उस समय ही अमाउंट लिख देता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, फिर हमें पे कर देना चाहिए। यदि देखिए, यदि ऐसा हो कि चेक हमारे पास जो प्रेजेंट हुआ है 152 रुपये 50 पैसे का है, तो राउंडिंग ऑफ का प्रावधान हमारे चेक में दिया गया आरबीआई के द्वारा कि उसको हम नेक्स्ट रुपये में कर देंगे। यहाँ हमें सावधानी कर देने की बात होती है कि यदि वो 152 रुपये 49 पैसे तक का है, तो हम 152 रुपये पेमेंट करेंगे, और यदि 152 रुपये 50 पैसे का हो गया, तो हम 153 रुपये पेमेंट करेंगे। मतलब 50 पैसे से ज़्यादा, 50 पैसे और 50 पैसे से ज़्यादा यदि है तो नेक्स्ट रुपये में चला जाएगा। यदि 50 पैसे से कम है, मतलब 49 पैसे तक है, तो पहले वाले हिसाब में रह जाएगा, जो पहले वाला अमाउंट लिखा हुआ है वही होगा। अब आप देखिए, आरबीआई के अनुसार ये एकदम फिक्स किया गया है कि यदि फ्रैक्शन में रुपीज़ में हो तो राउंड ऑफ करके पेमेंट करना है। तो आपको मैंने पहले बता दिया, यदि 49 पैसे तक है तो उस अमाउंट को हम हटा देंगे, और 50 पैसे से ऊपर है तो नेक्स्ट रुपये में पेमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है कि यदि मान लिया जाए वो बियरर और ऑर्डर चेक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है, लिखा ही नहीं है उस पर बियरर और ऑर्डर वर्ड, तो वो चेक ऑर्डर चेक माना जाएगा। यदि दोनों लिखा हुआ है और दोनों में से कोई भी डिलीट नहीं किए गए हैं, कट नहीं किए गए हैं, तो वो बियरर चेक माना जाएगा। ऑर्डर चेक जो होता है वो सिर्फ पेई को ही हम पेमेंट कर सकते हैं, उसमें बियरर को पेमेंट करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब यदि चेक डिफरेंट सिग्नेचर से होता है, मान लिया जाए यदि चेक में अलग अलग जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर नहीं है, तो आपको उस चेक को वापस कर देना है। यदि सिग्नेचर आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर से टैली नहीं कर रहा है, तो आपको ये चेक वापस कर देना है। लेकिन यदि बोरोवर रिटर्न में आपके पास भेज देता है, चेक के पूरे डिटेल के साथ इन्फॉर्म करता है कि इस चेक में उसने ही साइन किया है जो गलत है, मतलब रिटर्न एक्सेप्टेंस यदि उसने वो दे रहा है, तो आप उस चेक को पास कर सकते हैं। उस चेक में कुछ भी नहीं है, उसको आप रोक नहीं सकते। अब दोस्तों, यदि अमाउंट डिफर कर रहा है फिगर में और वर्ड में,
तो वर्ड में जो अमाउंट लिखा है उसे ही हमें पेमेंट करना चाहिए, जो कि लीगली करेक्ट है। बट इन प्रैक्टिस हमें इसको चेंज करवा लेना चाहिए ताकि जो दोनों में सेम हो, तभी हमें पेमेंट करना चाहिए। अब सबसे वाइटल पार्ट आता है वैलिडिटी ऑफ चेक। 1/4/2012 के बाद चेक की वैलिडिटी 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी गई है। चेक इशू किए गए डेट से 3 महीने के लिए ही चेक वैलिड होगा। जिस दिन चेक में डेट हो गया उस दिन से 3 महीने के लिए वैलिड होगा। अब यहाँ समस्या ये आती है कि वो 3 महीने कब पूरा होगा। यदि 10/8/2020 को चेक इशू हुआ है तो वो चेक क्या 9/8/2020 तक वैलिड होगा? जी नहीं, वो चेक आपका 10/11/2020 तक वैलिड होगा। चेक महीने के लास्ट डे में यदि प्रेजेंट हुआ तो हम क्या करेंगे? जैसे कि है, यदि 30/11/2020 को कोई चेक प्रेजेंट हुआ तो और फरवरी में 28 का ही दिन होता है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में यदि 30/11/2020 को चेक प्रेजेंट हुआ है तो वह चेक 28 फरवरी 2021 तक ही वैलिड होगा, ना कि वो मार्च में चला जाएगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। यदि लास्ट डे ऑफ द मंथ है तो लास्ट डे ऑफ मंथ में ही वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वैलिडिटी ऑफ चेक के संदर्भ में चेक की वैलिडिटी को कस्टमर कभी भी कम कर सकता है। कस्टमर चेक के ऊपर ये लिख सकता है कि ये चेक सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए वैलिड है, ये चेक सिर्फ 15 दिन के लिए हमने वैलिड किया, तो उसका अधिकार कस्टमर के पास है। कस्टमर उसकी वैलिडिटी को कम कर सकता है। अब यदि चेक एक्सपायर्ड हो गया, मतलब 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो गया, तो क्या उसको यूज़ नहीं कर सकते? जी हाँ, उसको हम यूज कर सकते हैं। उस चेक को हम रिवैलिडेट करवा सकते हैं। चेक को कितनी बार भी रिवैलिडेट कराया जा सकता है, और जिस दिन से डेट उसका होगा रिवैलिडेशन का, उस दिन से फिर 3 महीने के लिए चेक वैलिड हो जाएगा। तो वैलिडेशन के 3 महीने तक फिर वो चेक वैलिड हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि यदि चेक बुक के अंदर, मतलब चेक आपके पास जो प्रेजेंट हुआ है वो अलग अलग इंक से लिखा हुआ है, कोई ब्लू है कोई ब्लैक है, या नाम जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है, अमाउंट अंग्रेजी में लिखा है वर्ड में, तो अलग अलग डिफरेंट हैंडराइटिंग में भी लिखा है, डेट ऑफ चेक भी अलग लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में यदि डिफरेंट इंक हो, डिफरेंट हैंडराइटिंग हो, डिफरेंट स्क्रिप्ट हो, तो चेक को हमें पे करना है। चेक को किसी भी हालत में नहीं रोकना है। अब जैसे लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज में हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की बात होती है। लैंग्वेज का मतलब होता है यदि चेक हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में है तो इसको हम पे करेंगे। लेकिन मान लिया जाए अदर देन रीजनल लैंग्वेज है तो उस चेक को बैंक अपने डिस्क्रेशन पे उसको रिफ्यूज कर सकता है। बैंक को ये राइट है कि वो पे कर सकता है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला है कि यदि वो राजस्थान में तमिल में लिखा हुआ चेक पेमेंट के लिए आ जाए तो बैंक यदि चाहे तो बैंक उसको रिफ्यूज कर सकता है कि हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है कि उसमें अमाउंट क्या लिखा हुआ है, उस चेक को आप रिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन यही तमिलनाडु में उसको हम किसी भी हालत में कैंसिल नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। रीजनल लैंग्वेज में यदि लिखा हुआ है वो परमिटेड है, बट उस रीजन में यदि वो लैंग्वेज नहीं चलती है तो उसे हमें वापस करना है। अब आप देखिए कि यदि हम मान लिया जाए कि हमने जो पे हमको पेमेंट के लिए दिया है और वो चेक के पीछे एक्सेप्टेंस का अमाउंट का साइन करने से मना कर देता है। यदि ऐसा वो करता है तो आप उसे किसी अन्य पेपर पर भी रिसिप्ट लेकर चेक को पेमेंट कर सकते हैं और उस पेपर को चेक के साथ आप अटैच कर सकते हैं, उसके लिए आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हम ये सोच सकते हैं दोस्तों कि चेक जब तक पूरा भरा ना हो उसे पेमेंट नहीं किया जा सकता है, जबकि वो कस्टमर यदि चाहे तो यदि एक्सेप्ट सिग्नेचर वो सारी चीज़ों को आपके सामने भी भरेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। आपका पर्पज़ ये है कि सिग्नेचर किसी भी हालत में कस्टमर के द्वारा ही किया गया हो, ये आपको देखना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि डेट कंसिडरेशन हम कैसे करते हैं चेक में। मतलब क्या है? अनडेटेड, यदि चेक में कोई डेट नहीं डाला है हम उसे पे नहीं कर सकते। एंटीडेटेड, एंटीडेटेड का मतलब आज के दिन से पहले, हमने बोला चेक को 3 महीने के लिए वैलिड है, यदि वो चेक विद इन 3 मंथ है हम उसको पे कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड, यदि कोई चेक पोस्ट डेटेड है, उसमें मतलब जो डेट दिया गया है उस डेट से 3 महीने के बाद तक का हम पेमेंट कर सकते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक हम एक्चुअली पेमेंट नहीं कर सकते यदि वो आज के डेट से आगे का डेट है। लेकिन
यदि वो आज के डेट में आ गया है तो हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेशनल शाखा कैलेंडर यदि डेट मेंशन्ड है, जैसे वो लिख रहा है आश्विन शुक्ल, तो वो आपको वहाँ पर चेक करना है कि प्रेजेंट में वो तिथि 3 महीने के अंदर आता है कि नहीं आता है, और आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। नेशनल शाखा कैलेंडर भी अलाउ है। आप यदि संडे या हॉलीडे के दिन का डेट चेक में दिया हुआ है तो आप पे कर सकते हैं मंडे के दिन या हॉलीडे के बाद जब भी प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन उसके पहले नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास संडे के डे का चेक आपके पास आता है और वो सैटरडे को आपको आके कहता है कि कल तो संडे है, आज आप पेमेंट कर दो। ऐसा नहीं कर सकते। आप संडे के दिन के चेक को आप मंडे को पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पहले नहीं हो सकता। अब इम्पॉसिबल डेट, जैसे कि आप ये देखिए कि यदि किसी चेक में 30/11 के बदले 31/11/2020 है। अब नवंबर में तो 31 का कोई डेट नहीं है। अब यदि ऐसा डेट लिखा है तो वो तो इम्पॉसिबल डेट होता है, और इम्पॉसिबल डेट को लास्ट डे में पेमेंट किया जा सकता है। यदि कोई आके लिख दे 30 फरवरी, यदि कोई आके लिख दे 31 अप्रैल, तो ये ऐसे डेट होते हैं जो डेट की इम्पॉसिबल होते हैं, वो डेट होता ही नहीं है। उस डेट के चेक को हम लास्ट डेट में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई 31/11/2020 का यदि चेक हमारे पास प्रेजेंट होगा तो वो चेक हम 30 नवंबर 2020 को पेमेंट कर सकते हैं, यदि वो विदिन 3 मंथ का है। वो हमको वो चीज़ भी हमें ध्यान रखना है कि विदिन 3 मंथ के चेक को हम कंसीडर करेंगे। और यदि अकाउंट ओपनिंग के पहले के डेट का है तो भी हम उस चेक को पेमेंट कर सकते हैं, यदि वो विदिन 3 मंथ का है। इसके अलावा यदि स्टेल चेक हो गया, यदि स्टेल चेक हम उस चेक को कहते हैं जो कि 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड का हो गया, तो उस चेक को हम पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यदि रिवैलिडेट किया गया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, रिवैलिडेट कर सकता है, वो कितनी बार भी चेक डेट को रिवैलिडेट कर सकता है, और रिवैलिडेट यदि कर गया तो उसको फिर हम पे कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि चेक में मटेरियल अल्ट्रेशन हमारे लिए ज़रूरी है। मटेरियल अल्ट्रेशन होता क्या है? यदि मटेरियल अल्ट्रेशन चेक में हो गया तो बैंकर को उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो किन किन चीज़ों को हम मटेरियल अल्ट्रेशन कहते हैं? जैसे कि देखिए, कोई भी चेक आप मटेरियल अल्ट्रेशन कुछ किए गए हैं, मतलब क्या है, उसके नाम में कोई चेंज कर दिया गया है, उसके अमाउंट में कोई चेंज कर दिया गया है। क्लियरिंग में कोई भी ऐसा चेक प्रेजेंट होने के बाद वो CTS क्लियरिंग में क्लियर नहीं होगा, ये तो रूल है, आप इस चीज़ को मान के चलें। लेकिन यदि अक्रॉस द काउंटर यदि कुछ चेक हुआ है, मटेरियल अल्ट्रेशन अमाउंट में हो गया है या डेट में इस तरह का वो चेंज किया है, तो वो चीज़ भी वो उस केस में आइदर और सर्वाइवर के अकाउंट में कोई भी एक उसको कंफर्म कर सकता है फुल सिग्नेचर से, और आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप मटेरियल अल्ट्रेशन किसको कहेंगे? यदि उसके पेई के नाम में चेंज हुआ है, डेट में चेंज हुआ है, अमाउंट में चेंज हुआ है, तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन कहलाता है। इस केस में यदि कुछ भी ऐसा है तो आइदर और सर्वाइवर अकाउंट में एक भी कोई कंफर्म कर सकता है। लेकिन यदि जैसे कि कोई चेक ऑर्डर चेक है और ऑर्डर चेक को आप बियरर चेक में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि आप ऑर्डर को कैंसिल करके आप बियरर बना रहे हैं। यदि कुछ नहीं लिखा है तो वो बियरर चेक है, यदि दोनों में से कोई क्रॉस नहीं किया गया तो वो बियरर चेक है। लेकिन यदि बियरर चेक मतलब उसमें बियरर शब्द को काट दिए गए हैं तो वो चेक ऑर्डर हो गया, और उस ऑर्डर चेक को यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं बियरर चेक में, तो उस केस में भी वो मटेरियल अल्ट्रेशन कहलाता है और बैंकर को वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो वहाँ पर हमें सेफ्टी ये लेनी होती है कि जब भी वो ऑथेंटिकेशन होगा तो वो ड्रॉअर का मतलब कौन हुआ? जो बैंक को जो चेक इशू कर रहा है, अकाउंट होल्डर, तो ड्रॉअर का कन्फर्मेशन जरूरी है। इसी तरह से यदि स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट किए गए, आगे मैं डिस्कस करूँगा स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग को, यदि ऐसे किए गए तो उस केस में भी आपको मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाता है और ऑथेंटिकेशन ऑफ ड्रॉअर कंपलसरी है इस केस में। इसके बाद ये जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि CTS क्लियरिंग में कोई भी मटेरियली अल्टर्ड चेक पेड नहीं किए जा सकते हैं, इवन भी जबकि उसके ड्रॉअर ने ऑथेंटिकेट किए हैं उसके बावजूद भी। तो CTS का ये सबसे ज़्यादा, लेकिन अक्रॉस द काउंटर आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है क्रॉसिंग, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्रॉसिंग का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रॉसिंग जो है वो बैंक के लिए एक डायरेक्शन होता है कि उसको क्या करना है, आगे चेक को किस तरीके से आपको डील करना है। तो क्रॉसिंग का मतलब होता है 2 पैरेलल लाइन। आप ये मान के चलें कि यदि 2 पैरेलल लाइन चेक के एक फेस के ऊपर डाल दिया गया तो वो क्रॉसिंग कहलाता है। और क्रॉसिंग जो है
उसमें इम्पोर्टेंस उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसका नहीं है। क्रॉसिंग का मतलब है कि वो सिर्फ दो पैरेलल लाइन जो है वो इम्पोर्टेंस है क्रॉसिंग में। अब क्रॉसिंग कौन कर सकता है? हु कैन क्रॉस? क्रॉसिंग कर सकता है या तो ड्रॉर कर सकता है, जिसने चेक इशू किया, इशू के समय में ही वो क्रॉसिंग कर देगा, या वो चेक जब पेई के पास गया जो होल्डर चेक का है वो कर सकता है, या यदि बैंक के पास वो कलेक्शन के लिए आया हुआ तो बैंक उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। तो क्रॉसिंग तीन में से कोई भी कर सकता है। अब देखिए सबसे पहला जो आता है वो है जनरल क्रॉसिंग। यदि चेक के फेस पर दो पैरेलल लाइन हो जिसके बीच में या तो कुछ लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, सिर्फ दो पैरेलल लाइन हो, तो ऐसे क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। यह बैंकर के लिए एक डायरेक्शन होता है। इससे काउंटर पे पेमेंट मतलब कैश पेमेंट के लिए मना करना है या जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से है। बैंक के जो डायरेक्शन दिए गए हैं कस्टमर के द्वारा उसके हिसाब से आपको करना है। यदि चेक में दो पैरेलल लाइन के बीच में इनकेस यदि जयपुर लिखा हुआ हो, उस चेक को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर में ही इनकैश किया जा सकता है, उस चेक को इंडिया के किसी भी जगह में इनकैश किया जा सकता है, क्योंकि जो एनआई एक्ट में है वो प्लेस का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैरेलल लाइन का वैल्यू है, और ऐसे चेक को इंडिया के किसी जगह पे इनकैश कराए जा सकते हैं। यदि चेक के अंडर दो पैरेलल लाइन के अंदर अंडर 10,000 रुपीज़ कभी लिख दिया जाता है कि ये चेक सिर्फ 10,000 से कम के लिए किए जाएंगे इशू, ये चेक 50,000 से कम के लिए, तो ऐसे वर्ड यदि लिखे हों अंडर 10,000 और वो पैरेलल लाइन के अंदर हो, या नॉट निगोशिएबल लिखा हो, तो ये सारे जो है वो जनरल क्रॉसिंग का पार्ट ही है। और जनरल क्रॉसिंग को कभी भी हम स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पैरेलल लाइन के बीच में खाली है और उस तरह को हम कर सकते हैं। वो हमारा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाता है, वो जो कोई भी है वो कर सकता है उसमें। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में बैंक का नाम आ जाए, उसके साथ विद और विदाउट द वर्ड नॉट निगोशिएबल हो, तो ऐसे फीचर जब चेक में आ जाते हैं तो वो स्पेशल क्रॉसिंग कहलाते हैं। इसमें पैरेलल लाइन जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उसमें बैंक का नाम इंपॉर्टेंट रखता है। इसका मतलब है कि ऐसे चेक को जो इस तरह के चेक होते हैं, ऐसे चेक को हमेशा सिर्फ बैंकर को ही पेमेंट किया जाता है। जो जैसा कि हम क्लियरिंग में हम लोग यूज करते हैं, मतलब हम बैंक का क्लियरिंग का जो सील लगाते हैं वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती है और इसमें सिर्फ बैंकर को ही पेमेंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों यदि स्पेशल क्रॉसिंग में दो बैंक का नाम लिख दिया जाए, जैसे कि इंडियन बैंक और यूको बैंक, लेकिन ये यदि दो बैंक के हों तो वो चेक हम रिटर्न कर देंगे, उस चेक को कभी भी पेमेंट में नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि उस दोनों चेक के बीच में कुछ ऐसे डायरेक्शन हो, जैसे ये लिखा जाए इंडियन बैंक टू यूको बैंक, मतलब क्या है कि इंडियन बैंक जो है वो कलेक्टिंग बैंक है और यूको बैंक जो है वो पेइंग बैंक है, तो इस केस में चेक को पे किया जा सकता है, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि सेम बैंक के दो ब्रांच के नाम से भी यदि क्लियरिंग का सील लगा हो, दो बैंक ब्रांच यदि सेम बैंक के दो ब्रांच के लिए भी, तो क्रॉसिंग में पे किया जा सकता है, क्योंकि क्रॉसिंग बैंक के लिए होता है, ब्रांच के लिए नहीं, ये आपको याद रखना है। स्पेशल क्रॉसिंग से यदि जनरल क्रॉसिंग में आप कन्वर्ट करते हैं तो मटेरियल अल्ट्रेशन का माना जाता है और उसमें ड्रॉअर का सिग्नेचर बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको मैंने पहले बता दिया कि यदि क्लियरिंग का स्टैंप है जो बैंक के नाम है वो स्पेशल क्रॉसिंग है। लेकिन दोस्तों यदि दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि योरसेल्फ लिखा हो तो इसे भी आप स्पेशल क्रॉसिंग ही मानेंगे, और यदि ऐसा हो योरसेल्फ लिखा हुआ हो तो वो डायरेक्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए, जैसे कि योरसेल्फ फॉर आरटीजीएस, योरसेल्फ फॉर एनईएफटी। हम जब भी योरसेल्फ के नाम से चेक लेते हैं, मतलब बैंकर के नाम से यदि चेक आता है तो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शन होगा उसी के हिसाब से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ योरसेल्फ लिख देते हैं तो वो सही नहीं माना जाता है, क्योंकि वो क्लियर डायरेक्शन नहीं है। योरसेल्फ का चेक बैंक को क्यों दिया गया, किस पर्पज के लिए दिया गया, वो डिफाइन होना चाहिए। अब आता है दोस्तों अकाउंट पे क्रॉसिंग। अब आप देखिए कि अकाउंट पे क्या है, ये किस एनआई एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, सिर्फ यूसेज और प्रैक्टिस में ये डेवलप हुए हैं। इसमें जरूरी क्या है, अकाउंट पेई और अकाउंट पेई ओनली, ये वर्ड लिखा हुआ जरूरी है। इसमें पैरेलल लाइन का होना कोई जरूरी नहीं है।
ये कलेक्टिंग बैंक को दिया गया डायरेक्शन है, जिसमें जो अमाउंट का प्रोसीड है वो पेई के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। और कलेक्टिंग बैंक यदि ऐसा नहीं करता है तो वो अपने स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन को गंवा देता है और इस केस में वो उसके लिए लायबल हो जाता है इन केस ऑफ एनी लॉस। तो यह प्रोटेक्शन अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट के लिए ही दिया जाता है। यदि बियरर चेक भी है फिर भी आपको यदि अकाउंट पेई का दिया गया है उसमें डायरेक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ वो अकाउंट पेई ही होगा और अकाउंट में ही कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने एक संदर्भ में ऐसे केस को परमिट किया है कि पेई का जो नाम है उसके अलावा भी किसी के खाते में इसको क्रेडिट किया जा सकता है। जैसे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या है कि उसके करंट अकाउंट में यदि 50,000 रुपये तक का चेक है तो उसके खाते में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाते में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके जो ऑथराइज मेंबर है वो बैंक को रिटर्न देता है कि जैसे ही ये प्रोसीड उसके खाते में जाएगा वो पेई के अकाउंट में, कंसर्न अकाउंट में तुरंत उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में हम दे सकते हैं अकाउंट पेई क्रॉसिंग के बावजूद भी यहाँ पर अदर देन पेई के अकाउंट में हम पैसा क्रेडिट सिर्फ एक केस में कर सकते हैं जिसको कि आरबीआई ने परमिट किया हुआ है। अब नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट निगोशिएबल कोई क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन यदि जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ इसे इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो वह नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग कहलाता है। इससे चेक का जो स्पेशल फीचर है निगोशिएशन का वह समाप्त हो जाता है, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी उसकी नहीं जाती है, ट्रांसफरेबिलिटी उसमें होती है। इसमें कोई भी चेक के लिए होल्डर एंड ड्यू कोर्स नहीं होता है। मतलब क्या है, यदि नॉट निगोशिएबल लिखा है तो जिसके पास वो चेक है वही मालिक है, फ्यूचर में उसका कौन होगा उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। जो होल्डर होता है वही सब कुछ है चेक का। इसमें चेक के रियल ऑनर जो होते हैं, जो चेक के रियल ऑनर होते हैं उसकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है यदि नॉट निगोशिएबल लिखा गया है। आजकल के प्रैक्टिस के अनुसार यदि चेक पर बिना पैरेलल लाइन के नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो उसे भी क्रॉस चेक की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए और हमेशा उसे क्रॉस चेक की तरह डील करके नॉट निगोशिएबल के हिसाब से उसे पेमेंट करना चाहिए। यदि कोई बैंकर जनरली या स्पेशली क्रॉस्ड चेक का वायलेशन करता है, मतलब क्रॉस चेक या स्पेशली क्रॉस चेक दिया गया है और उसके रूल को वायलेट करता है, इसमें यदि जो ट्रू ओनर है उसको कोई लॉस होता है तो बैंकर को इस लॉस के लिए पैसा पे करना पड़ सकता है। इसमें बैंकर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और इस केस में वो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता है यदि वो ट्रू ओनर को नहीं है। इसमें बैंकर अपना प्रोटेक्शन ही नहीं लूज करता है, वो पेमेंट के समय में भी अपने अधिकार को लूज कर देता है। इसलिए हमें यदि कोई क्रॉस चेक हमारे पास आता है तो उस चेक को पेमेंट करने के समय या प्रोसीड देने के समय हमें कंसस होना चाहिए कि हमने उसे सही तरीके से ट्रीट किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन और ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग। कैंसिलेशन और क्रॉसिंग मतलब कैंसिलेशन को ही हम ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो हम क्रॉसिंग हमने कर दिया यदि उसको हम कैंसिल कर रहे हैं तो मतलब चेक को हम ओपन कर रहे हैं। तो यह एक मटेरियल अल्ट्रेशन है, इसलिए यदि ऐसा करते हैं तो ड्रॉअर का सिग्नेचर उसमें बहुत ज़रूरी है और ड्रॉअर उस पर लिखा होना चाहिए कि क्रॉसिंग कैंसिल्ड पे बाय कैश, तभी इसे कैंसिल कर कैश में पेमेंट किया जा सकता है। इसमें आपको हमेशा देखना चाहिए कि इसके मतलब किसी भी केस में जब तक ये डायरेक्शन अवेलेबल नहीं हो तब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते, उसको आप डील नहीं कर सकते। अब आता है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने चेक के बारे में, क्रॉसिंग के बारे में, आप देखिए कि आपके पास जो जनरल क्रॉसिंग है उसके हैं जो 2 लाइन है, इसके अलावा एंड को लिखा हुआ है, अकाउंट पे लिखा है, नॉट नेगोशिएबल लिखा है, ये सारे जनरल क्रॉसिंग है। लेकिन जब स्पेशल क्रॉसिंग की बात आती है यहाँ पर बैंक का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ बैंक का नाम होना जरूरी है। स्पेशल क्रॉसिंग में हो सकता है 2 बैंक का नाम हो जाए या हो सकता है 1 बैंक का नाम हो। यदि 2 बैंक का नाम है तो वो डायरेक्शन उसके साथ जरूरी है, तभी ये होगा। तो ये आपके क्रॉसिंग के कुछ सैंपल हैं। अब जैसे पेमेंट ऑफ चेक, पेमेंट हम चेक का किस केस में करते हैं? यदि आप देखिए कि यदि चेक में सिर्फ फिगर में अमाउंट लिखा हुआ हो तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। यदि अमाउंट डिफर कर रहा है वर्ड और फिगर में तो हम जो वर्ड में लिखे हुए हैं उसको पेमेंट करते हैं।
बल्कि जबकि प्रैक्टिस में ये होना चाहिए कि आप उसको चेंज करवा सकते हैं, चेक में अमाउंट करेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन लीगली हम वर्ड में लिखे अमाउंट को हम पेमेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यदि बैलेंस जितना भी चेक में है, चेक का अमाउंट है उतना ही अकाउंट में बैलेंस है, तो हमें मिनिमम बैलेंस को सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उस चेक को पेमेंट कर देना चाहिए। अब आप देखिए कि यदि चेक आपने बिना, मान लिया जाए उसमें बैलेंस देखे आपने पेमेंट कर दिया और आप उसको सोचेंगे कि बाद में उसके राइट टू सेटअप का यूज़ कर लूँगा, ऐसा नहीं है। जिस समय वो चेक प्रेजेंट हुआ है उस समय आपके खाते में बैलेंस यदि है तो आप उसको पेमेंट करिए, वरना आप रिफ्यूज करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज उसको पेमेंट कर दिया और बाद में उसने पैसा जमा किया तो आप उसको फिर दोबारा राइट टू सेटअप यूज़ कर लेंगे। ये बैंकर के लिए अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आप लायबल हो सकते हैं। यदि देखिए आपके पास ऐसा है कि एक से ज़्यादा चेक आपको रिसीव हुए हैं और उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में जैसे कि मान लिया जाए 20,000 रुपये का उसके खाते में है और 10 चेक अवेलेबल वहाँ पे है आपके पास, जो 2,000 का है, जो 4,000 का है, कोई 5,000 का है, कोई 8,000 का है। आप ये देख रहे हैं कि सारे चेक को आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि यदि कोई चेक रेवेन्यू अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी का है तो सबसे पहले रेवेन्यू अथॉरिटी का चेक हम पास करेंगे, उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी का पास करेंगे, और यदि उसमें अमाउंट बच गया तो आप जो मैक्सिमम चेक को आप ऑनर कर सकते हैं उस चेक को आप पेमेंट करेंगे, ना कि आप कहेंगे कि हम एक चेक को हमने। यहाँ पर बैंक का अपना अधिकार होता है कि वो किसको पेमेंट करे, लेकिन मैक्सिमम चेक आप उसमें ये सोचें जो अमाउंट बच गया उसमें नंबर ऑफ चेक ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनर कर दें, वही माना जाता है। यदि आप देखिए सिग्नेचर फोर्ज्ड किए गए हैं, गलत सिग्नेचर यदि चेक में है तो बैंकर को कहीं प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। यदि ये ऐसा है, इसके पहले भी मैंने आपको चर्चा की कि यदि वो गलत सिग्नेचर करता है और यदि वो एक्सेप्ट रिटर्न में कर लेता है तो बैंकर को फिर प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि चेक हमेशा वर्किंग आवर के समय ही प्रेजेंट होना चाहिए। आपके यहाँ यदि वर्किंग आवर 10 to 4 का है तो 4 बजे तक आपके अकाउंट वहाँ पे चेक प्रेजेंट हो सकता है, यदि वो पेई डिफरेंट है। यदि सेल्फ चेक है तो वहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं, बट यदि कोई भी पेई डिफरेंट है तो उस केस में आपको सिर्फ वर्किंग आवर में प्रेजेंटेड चेक पर ही पेमेंट करना है। हालांकि चेक यदि प्रेजेंट हो गया तो आप पेमेंट का टाइम, एक्चुअल पेमेंट जो है वो बिजनेस आवर के बाद भी हो सकता है। यदि बिजनेस आवर के बाद होगा तो ये होल्डर मतलब पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की बात जरूरी है। यदि कोई चेक म्यूटिलेशन के हो गया, मतलब कोई चेक फट गया, कोई वो इस तरह का हो गया, तो इस केस में जब तक ड्रॉअर कंफर्म ना करे आप उस चेक को पेमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि कोई ड्रॉअर जो है वो अरेस्टेड हो गया, रिमांडेड हो गया, अंडर ट्रायल है, इम्प्रिजनमेंट है, कन्विक्टेड है, ये सारे केस तब भी हो तो ये कोई इसमें उसकी ये राइट नहीं जाती है, वो चेक दे सकता है और आप चेक पेमेंट कर सकते हैं। चेक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसे लोग यदि अरेस्टेड हो गए या रिमांडेड हो गए तो वो चेक नहीं, वो कर सकते हैं। यदि चेक में ए और बी और सी लिखा हुआ है आप पे का नाम, तो आप ये 3 में से किसी को भी पे कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि चेक ड्रॉई बैंक के लिए है, जो मैंने पहले बताया था कि योर सेल्फ लिखा हुआ है, यदि नॉर्मली जो हमारे पास चेक आते हैं आरटीजीएस के लिए, वहाँ पे ये चीज़ें लिखी जाती है योर सेल्फ, तो आपको योर सेल्फ फॉर आरटीजीएस, योर सेल्फ फॉर एनईएफटी, योर सेल्फ फॉर टैक्स पेमेंट, जो भी पर्पज के लिए आए हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तभी वो ड्रॉई बैंक के नाम से यदि होगा तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों स्पेशल पेई। स्पेशल पेई हम किसको कहते हैं? जैसे कि फिक्सिशियस और इम्पर्सनल चेक आ गया लॉर्ड रामा के नाम से, लॉर्ड कृष्णा के नाम से, इस तरह का यदि आता है जो पेई है वो यदि है तो उस केस में उसका पेमेंट सिर्फ ड्रॉई को दिया जा सकता है, सिर्फ ड्रॉई उसके पेमेंट को ले सकता है। लेकिन यदि ड्रॉई ने उसके पीछे इंडोर्स किया है किसी के नाम पे, तो जिसके नाम से इंडोर्स हुआ है उसको भी पेमेंट किए जा सकते हैं। अब माइनर है, माइनर के केस में यदि आप देखिए कोई भी पेई है तो वो पेमेंट ले सकता है। माइनर इवन ड्रॉअर भी बन सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन माइनर के ऊपर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता चेक के संदर्भ में। यदि वो चेक बाउंस होता है तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं होता है। तो माइनर पेई भी हो सकता है, माइनर ड्रॉई भी हो सकता है। अब जो आता है वो आता है दोस्तों इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट, यदि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया तो चेक रिटर्न ही करेंगे, क्योंकि जो इंसॉल्वेंट है उसका अपना कोई राइट नहीं होता है, वो सारा ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास चला जाता है और उस केस में इंसॉल्वेंट को चेक हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब जैसे कंपनी है, कंपनी का मतलब क्या है कि यदि कंपनी में कोई लिक्विडेटर है, जो नोटिस लिक्विडेटर का रिसीव आप होता है कोई नोटिस कि ये कंपनी लिक्विडेट हो गई है, इसका अभी कोई राइट नहीं है, तो जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी उसके हैं उसके सारे चेक को हमें रिटर्न कर देना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात है कि कंपनी के नाम का कोई चेक डायरेक्टर या उसके एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में जमा नहीं हो सकता है, और कोई पर्सनल चेक यदि डायरेक्टर या एम्प्लॉय के नाम से है तो वो कंपनी के खाते में जमा नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आता है दोस्तों मतलब कलेक्शन ऑफ चेक। कलेक्शन का मतलब क्या है कि इसमें तीन मतलब एक कलेक्टिंग बैंक होगा जहाँ की पेई का अकाउंट होगा। कलेक्टिंग बैंक का मतलब है जहाँ पेई का अकाउंट होगा, और पेई बैंक कौन होगा? जहाँ ड्रॉअर का अकाउंट होगा। पेई बैंक वो होगा जहाँ ड्रॉअर का अकाउंट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है जो कि हमें आप समझना चाहिए, कन्वर्सन। कन्वर्सन क्या होता है कि चेक के कलेक्शन के समय कन्वर्सन हो सकता है, क्योंकि कन्वर्सन जो है वो गलत तरीके से किसी के प्रॉपर्टी को अपना बताना माना जाता है। जैसे कि मान ले जाए चेक का ऑनर मैं नहीं हूँ, मुझे कहीं चेक मिला और मैं उस चेक को लेके आया और उस चेक को हमने बैंक को दे दिया कि ये चेक मेरा है और मैंने उसको अपने खाते में प्रोसीड करा लिया। तो यहाँ पर क्या है कि यदि बैंक किसी ऐसे चेक को कलेक्ट करता है जिसका वो ट्रू ऑनर नहीं है तो बैंक कन्वर्सन करता है, और जो ऑफेंस माना जाता है, जो पनिशेबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि बैंकर को सेक्शन 131 के एनआई एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया है कन्वर्सन के लिए, क्योंकि और इसमें 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 3 कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए बैंकर के संदर्भ में? बैंकर को क्या जानना चाहिए? सबसे पहला, गुड फेथ पे होना चाहिए विदाउट नेग्लिजेंस। इसका मतलब क्या है? ऑनेस्टी और कोई बोनाफाइड उसका इंटेंशन हो, कोई मतलब मालाफाइड इंटेंशन नहीं हो, मतलब केवाईसी उस अकाउंट में किया गया हो। मतलब यदि वो कंपनी का चेक है तो कंपनी के नाम पे ही होना चाहिए, यदि वो डायरेक्टर का चेक है तो डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट पे होना चाहिए, यदि स्कूल का चेक है तो वो स्कूल के नाम पे जमा होना चाहिए, यदि स्कूल के प्रिंसिपल का चेक है स्कूल के प्रिंसिपल के पर्सनल अकाउंट पे चेक जमा होना चाहिए। तो ये जो होता है ये गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस होता है, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमेशा हमें दूसरा ये देखना चाहिए कि हमेशा कस्टमर के पेमेंट के लिए हम रिसीव कर सकते हैं। हम जिस कस्टमर का हमारे पास अकाउंट नहीं है उसका चेक हम रिसीव नहीं कर सकते। और तीसरा कंडीशन है वो चेक क्रॉस्ड होना चाहिए, कि वो किसी के पेमेंट में अकाउंट पे ही है या जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उस पर दिए गए हैं। यदि 3 कंडीशन फुलफिल है तो बैंक उसमें कहीं भी लायबल नहीं है और बैंक को उसके लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये हमारा कन्वर्सन का एक है जो कि हमें समझना चाहिए। अब चेक कलेक्शन पॉलिसी, सभी बैंक में चेक कलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, जिसमें कि यदि डिले के हो तो उसके लिए कंपेंसेशन अवेलेबल हो, चाहे वो लोकल हो चाहे आउट स्टेशन हो। उसमें रेट स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये किस रेट में दिया जाता है। यदि कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो सेविंग बैंक रेट के हिसाब से पे किए जाते हैं। अब आप देखिए कि इन केस यदि लोकल चेक है, लोकल चेक सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक उसका प्रोसीड दिया जा सकता है। ऐसे चेक को विड्रॉल को या तो आप सेम डे परमिट कर सकते हैं या नेक्स्ट डे जो बिजनेस आवर शुरू होने के 1 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। यदि आउट स्टेशन चेक है तो इस केस में 3 हैं, जैसे कि या तो स्टेट कैपिटल का होगा या मेजर सिटीज़ का होगा या अदर सिटीज़ का होगा। यदि वो चेक स्टेट कैपिटल का है तो विद इन 7 डेज उसके खाते में क्रेडिट होना चाहिए। यदि मेजर सिटीज़ का है तो वो 10 डेज के अंदर उसके खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यदि वो अदर देन दिस है तो 14 दिन के अंदर उसके खाते में क्रेडिट होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा डिले होता है तो चेक कलेक्शन पॉलिसी के हिसाब से जो रेट निर्धारित किए गए हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट है उस रेट के हिसाब से उसमें आपको कंपनसेशन देना होगा। आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते। इसलिए हमें चेक कलेक्शन के टाइम में बहुत ही सजग रहना चाहिए। हर एक बैंक में चेक ड्रॉप फैसिलिटी होना चाहिए, सभी ब्रांच में चेक ड्रॉप फैसिलिटी होना चाहिए और उसके साथ ही एक्नॉलेजमेंट ऑफ और चेक का भी
आपको प्रावधान होना चाहिए। यदि कोई कस्टमर उसमें नहीं, चेक ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल के आपके पास आता है कि मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो आप मना नहीं कर सकते, आपको सिग्नेचर करके उसका एक्नॉलेजमेंट आपको देना होगा, जो कि आरबीआई का गाइडलाइन है। इसमें कोई भी ब्रांच एक्नॉलेजमेंट देने से मना नहीं कर सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कलेक्टिंग बैंकर का? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक को जो है वो 24 घंटे के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। आप देखिए कि कोई भी चेक है, उस चेक को जो भी आपके पास आ गया है कलेक्शन के लिए जमा है, उसको 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट करना है। यदि आप 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो डिले करते हैं, तो बैंक से कस्टमर कंपनसेशन डिमांड कर सकता है और बैंक उसके लिए मना नहीं कर सकता, बैंक उसको पे करना ही होगा। इसमें यदि कोई टेक्निकल रीजन आ जाता है तो उसके संदर्भ में भी आपको ये जानना चाहिए कि यदि ये टेक्निकल रीजन है, उसके बावजूद भी आपको यदि 24 घंटे के बाद आप जमा कर रहे हैं, तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए, आइदर ईमेल के द्वारा या मोबाइल नंबर के द्वारा, एसएमएस के थ्रू आपको उसको इंटीमेट करना चाहिए कि आपने किस रीजन पे उसको अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है। अब लास्ट आता है दोस्तों डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या है कि यदि रिटर्न ऑफ चेक है टेक्निकल रीजन से, टेक्निकल रीजन यदि नेटवर्क फेल है या सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, यदि ऐसा कहीं होता है तो आपको चेक रिटर्न चार्जेस नहीं लेना है। चेक रिटर्न चार्जेज सिर्फ कस्टमर के फॉल्ट पे ही बैंक कलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई और रीजन में वो चेक उस पर चार्ज कलेक्ट नहीं कर सकता है। यदि 24 घंटे के अंदर चेक नहीं प्रेजेंट हुआ है तो दोबारा फिर मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर, यदि हॉलीडे है तो उस हिसाब से उसको प्रेजेंट करना है और कस्टमर को आपको उसके बारे में बताना है। अब देखिए, जैसे कि एक गोपारिया कमेटी है, उसके अनुसार यदि कोई चेक डिसऑनर होके आ गया तो उसको 24 घंटे के अंदर रिटर्न करना है और रिटर्न करने के समय चेक के साथ अटैच्ड मेमो भी देना है, जिसमें कि किस कारण से वो चेक रिटर्न हुआ है वो भी आपको लिखना है। यदि चेक, देखिए, यदि चेक 1 करोड़ से ऊपर का है और वो रिटर्न हुआ है तो इसका मंथली रिपोर्ट हमें कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी चेक रिटर्न हुआ है तो इसका मंथली रिपोर्ट कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजना है। जैसे कि पहले था क्या कि यदि 1 करोड़ से ऊपर के 4 चेक यदि फाइनेंशियल ईयर में डिसऑनर होते थे तो उस अकाउंट से चेक फैसिलिटी विड्रॉ कर दी जाती थी। लेकिन अभी आरबीआई ने इसके लिए हर एक बैंक को अपनी एक पॉलिसी बनाने के लिए बोला है, तो हर बैंकों में ये डिफरेंट हैं, 4 चेक है या 6 चेक है, जैसे भी है उसके हिसाब से आप अपने बैंकों के हिसाब से देख के आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि चेक इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण बाउंस हुआ हो तो उस केस में क्या है, यदि कोई चेक इनसफिशिएंट बैलेंस के वजह से बाउंस करता है तो कस्टमर वो ऑफेंस करता है, मतलब ड्रॉर जो है जिसने बैलेंस नहीं होने के बावजूद भी यदि चेक दिया है तो वो ऑफेंस करता है। और यदि ड्रॉर ऐसा करता है तो उसे 2 साल तक का जेल और चेक के दुगुने अमाउंट तक या दोनों पेनल्टी दिया जा सकता है। तो इसको इन्वोक करने के लिए एनआई एक्ट में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, जो कि एनआई एक्ट में वह सेक्शन 138 के अंदर माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि चेक वैलिडिटी के अंदर होना चाहिए, चेक हमेशा वैलिडिटी के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या है, चेक कंसिडरेशन के लिए रिसीव होना चाहिए। जैसे कि यदि चेक डोनेशन या गिफ्ट के लिए दिए गए हैं और वो चेक बाउंस कर जाता है तो वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन, उस पर वो केस फाइल नहीं कर सकता है। वो डोनेशन है, वो कंसिडरेशन नहीं है। गिफ्ट और डोनेशन के केस में कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, तो चेक कंसिडरेशन के लिए रिसीव हुआ हो। और इसमें जो तीसरा हमें देखना है कि डिसऑनर जब चेक हो जाता है तो उसका इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर आपको जो पेई है उसको देना है, जो चेक का ऑनर है, चेक का जो होल्डर है उसके बाद देना है। जैसे ही उसको चेक का मिलता है वो 15 दिन का एक नोटिस कस्टमर को देता है कि जो ड्रॉर है उसको देता है कि आपका चेक बाउंस कर गया है, आप मुझे जो पैसा है वो वापस करो। यदि ड्रॉर पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। यदि उस 15 दिन के अंदर ड्रॉर पेमेंट नहीं करता है तो 15 दिन के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और पेई जो है वो ड्रॉर के अगेंस्ट में क्रिमिनल सूट फाइल कर सकता है। यह केस हमेशा कॉज ऑफ एक्शन के 1 महीने के अंदर होना चाहिए। जैसे कि
15 दिन का तो आपने पहले टाइम दे दिया कि 15 दिन के अंदर आप पैसा कर दीजिए। यदि 15 दिन के अंदर उसने पैसा नहीं दिया तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर यह कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। जो ये नेक्स्ट 15 दिन का टाइम है ये कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है यदि कंप्लेनेंट के पास कोई सेटिस्फाइड रीजन हो, मतलब ये हो कि मैंने उसको दिया था, उसने एग्री किया था कि 15 दिन के अंदर मैं दे दूंगा, उसने नहीं दिया, फिर मैंने लेटर दिया। इस तरह से यदि कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो ये जो नेक्स्ट 30 डेज का मैक्सिमम पीरियड है इसको कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चेक को कितनी बार भी प्रेजेंट किया जाए उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिसऑनर के बाद यदि ड्रॉअर से डिमांड कर दिया गया है लेटर के द्वारा तो वहाँ पर आपको केस फाइल करनी है। यदि आपने ड्रॉअर को लेटर के द्वारा डिमांड कर लिया है तो फिर उसके 15 डेज के अंदर आपको वो फाइल करना है सूट। यदि आपने फाइल नहीं किया तो ये राइट आपकी समाप्त हो जाती है। इसमें और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी पेई का अकाउंट है वो जहाँ पे पेई का अकाउंट होगा वहीं पे आपको केस फाइल होगा और ये हमेशा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में ही होगा और वहीं पर ये केस फाइल होता है। अब दोस्तों जो लास्ट हमारा है वो है पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे आरबीआई के द्वारा रिसेंटली ये कहा गया है कि 50,000 से ऊपर का कोई भी चेक यदि प्रेजेंट होगा तो उसमें पॉजिटिव पे होना जरूरी है। और पॉजिटिव पे होता क्या है एक्चुअली? इट इज एबिलिटी टू मेक पे और रिटर्न डिसीजन ऑन चेक प्रेजेंटेड अगेंस्ट एन अकाउंट दैट डू नॉट मैच एन इशू रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि इसके बेस पर चेक को आपको रिटर्न करना है या पे करना है, इसका डिसीजन आप पॉजिटिव पे के द्वारा ही ले सकते हैं, जिससे कि चेक बहुत जल्द आप या तो क्लियर कर सकते हैं या तो चेक को आप रिटर्न कर सकते हैं। यह फ्रॉड डिटेक्शन का एक टूल है जिससे बैंक अपने कस्टमर को अकाउंट में होने वाले फ्रॉड से बचाता है। इससे कस्टमर द्वारा दिए गए चेक को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों कि जो ड्रॉअर है वो चेक इशू करने के पहले चेक से रिलेटेड डिटेल जैसे कि चेक नंबर है, डेट है, पेई नेम है, अकाउंट नंबर है, अमाउंट है, इसके साथ चेक का जो फ्रंट और बैक का इमेज है वो कंसर्न ब्रांच को शेयर करता है चेक इशू करने के पहले। इसके बाद ही वो बेनिफिशियरी को चेक देता है। यदि वो चेक क्लियरिंग में प्रेजेंट होता है तो जो डिटेल ड्रॉअर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस रिकॉर्ड से बैंकर उसको टैली करता है और यदि वो टैली हो जाता है तो चेक पास कर दिए जाते हैं, वो टैली नहीं होता है तो वो रिटर्न किए जाते हैं। आरबीआई ने इसके लिए अभी तक कोई ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी नहीं किया है, लेकिन जब ये आईसीआईसीआई बैंक ने यह फीचर 2016 से ही सभी चेक के लिए लागू किया है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा इस वैलिडेशन को किया जाता है जो कि नेक्स्ट डे ही होता है। आरबीआई ने 50,000 से ऊपर के अमाउंट पर इसे लागू करने का भी निर्णय लिया है। इससे क्या होगा कि 20% ट्रांजैक्शन बाय वॉल्यूम एंड 80% ट्रांजैक्शन बाय वैल्यू चेक कवर्ड हो जाएगा और इससे चेक से संबंधित फ्रॉड से बचाव होगा। जब आरबीआई का ऑपरेशनल गाइडलाइन इस पे आएगा तो मैं आपको एक फुल वीडियो पॉजिटिव पे फिर से दूंगा। अब आपको दोस्तों सारी जानकारी चेक के बारे में प्राप्त हो गई होगी। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि होम लोन क्यों ज़रूरी है, इससे क्या इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, कौन इसको ले सकता है, जॉइंट अकाउंट होल्डर भी ले सकते हैं, यदि वाइफ हस्बैंड दोनों कमा रहे हैं तो क्या दोनों को फ़ायदा मिल सकता है। इससे रिलेटेड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।